हेलो बच्चों। तो हम आपसे क्लास 11th की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और हम पढ़ रहे थे पहला लेसन था रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यही था ना बच्चों? तो जहाँ तक हमने डिस्कस किया था उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो यही लेसन था ना हमारा पहला लेसन। देखो, यही शुरू किया था हमने। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान कहाँ से आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ये सब के बारे में हमने जान लिया था। तो अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे। हाँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? द्रव्य से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द्रव्य से। तो ये चार्ट बना लेंगे, द्रव्य लिख लेंगे। द्रव्य जैसे कितने तरह का होता है? एक दो तरह का होता है। एक मिश्रण होता है। मिश्रण जो होता है अशुद्ध होता है। मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है। एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोलते हैं। मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होंगे जिसमें ना, अगर एक प्योरिटी नहीं रह जाएगी ना, इसलिए अशुद्ध भी बोल देते हैं। इसे अशुद्ध पदार्थ, इसे शुद्ध। अशुद्ध पदार्थ कौन? शुद्ध पदार्थ में दो चीज़ें आ जाती है, एक यौगिक आ जाता है, एक तत्व आ जाता है। अब मिश्रण में क्या क्या आ जाता है? एक विषमांगी मिश्रण आ जाता है, एक समांगी मिश्रण आ जाता है। ऐसे ही बना लेंगे कापी पे। ठीक बच्चा? चलो आगे देखते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ये तो आगे इधर क्या है? अच्छा, वही है, मापन है। ये सब नहीं पढ़ना है। फिर क्या है? नियम है, सार्थक अंक। ये सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं इनका, कोई मतलब नहीं इनका, कोई मतलब नहीं इनका, कोई मतलब नहीं इनका। संख्या को गुणा वगैरह आपको आता होगा, भाग वगैरह आपको आता होगा, है ना? ये सब तो आपको आता। मात्रक हैं तो इनका कोई मतलब है। मूल मात्रक क्या होते हैं? ये सब समय, विद्युत धारा, ये सब। तो बच्चों, हम देखो आ रहे हैं, हम वही पढ़ाएं जो आपके काम का है ना। हम ये सोच रहे हैं ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये आप पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। हेलो बच्चों, तो आप अगली हेडिंग डालेंगे क्या? अगली हेडिंग डालेंगे आप मूल राशियाँ। मूल राशियाँ आप यहाँ से लिखेंगे। कहाँ से? विज्ञान में वे समस्त भौतिक राशियाँ जो सात सात राशियों के पदों में मापा जाता है, इन राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहलाते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनके जिनके क्या है? मात्रक पहले से, जो मूल राशियाँ मतलब बहुत पहले से हैं, मतलब ऐसी राशियाँ जो मूल रूप से पाई जाती हैं। किस रूप से पाई जाती हैं? मूल रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, वो सभी क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक। अब कौन कौन से नाम देख लेते हैं। ये चार्ट आपको बना लेना है ऐसे। समझे बच्चा लोग? ये चार्ट आपको बना लेना है। ये देखो, इनके एसआई मात्रक ये हैं, प्रतीक ये होता है ये। समझे? ये चार्ट, ये सातों राशियाँ हैं, सात है ना। ये सातों के नाम हैं, इनके इनके एसआई मात्रक हैं। एसआई मात्रक जो प्रतीक है उसका प्रतीक ये है। ये चीज़ तो आपको लिखनी है, ये चीज़ रटनी पड़ेगी आपको। और ये वाली चीज़ भी काम की है, ये आपके न्यूमेरिकल में हर जगह 11 से 12 सब यूज होगी। बात समझो। देखो, ये वाला चार्ट पूरा यूज होता है। अच्छा, हमेशा होता रहेगा। आप जब तक पढ़ते रहेंगे, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में यूज होता रहे, मैथ में यूज होता रहेगा ये सब। देखो, 10 को क्या बोलते हैं? डेका बोलते हैं। प्रतीक क्या होता है? डीए से। मान इसका कितना होता है? एक डेका का 10 की घात -1 होता है ना? है ना? नहीं, ये सॉरी सॉरी, ये अलग है, ये अलग है। ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, मतलब उसके इसके आगे का ये है। समझ गया बेटा? इसके जो इसके आगे का वो वाला है, उधर वाला है। पहले ये लिखना है, उसके नीचे आपको इधर वाला लिखना है। ठीक है, ये वाला लिखना है। समझ गए? चलो, हाँ। तो
इनको पहले लिख लेना है। मान कितने, 1 डेका बराबर कितना होता है 10। हेक्टो मतलब 10⁻², किलो मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻6 गीगा मतलब 10⁻9 टेरा मतलब 10⁻12 पेटा मतलब 10⁻15 एक्सा मतलब कितना 10⁻18। और जैसे डेसी मतलब 10⁻−1 सेंटी मतलब 10⁻−2 मिली मतलब 10⁻−3 माइक्रो मतलब 10⁻−6 नैनो मतलब 10⁻−9 पीको मतलब 10⁻−12 फेमटो मतलब 10⁻−15 इट्टो मतलब 10⁻18। इतना लिखना है, रटना है ये सब, ठीक, कापी में लिखना है, ऐसे ही बना लेना है। अब ये सब की परिभाषा है, लंबाई की परिभाषा, द्रव्यमान की परिभाषा, समय की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा, ये सब लिख लेना आपको, पर लिखना नहीं है, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक, ये सब पढ़ लेना आप, बात खत्म, पढ़ लेना आप बस, समझ रहे हैं। ये सब मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ लेना आप। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो अच्छा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत सारे नियम हैं, इन्हीं के बेस पे हम बताएंगे कि कैसे रिएक्शन होगा, कैसे केमिकल जो होंगे हमारे कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर कैसे पूरा पूरा संयोजन के नियम इन्हीं पर, सारी अभिक्रियाएं इन्हीं नियमों पर आधारित होंगी। तो इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में भी, आगे कंपटीशन एग्जाम में भी, हर जगह क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो पहला हमारा, बहुत सारे संयोजन नियम कहते, किन्हें कहते हैं, रस कुछ जो रस केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, उन्होंने मात्रात्मक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन हैं उनके मात्रात्मक अध्ययनों के आधार पर बहुत से नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। इसे आप चाहे लिखना चाहे ना लिखना, पहले हेडिंग डालेंगे आप क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम को किसने, ये 1789 की बातें हैं ना, लुईविसिए लवासिए कुछ लोग पढ़ते हैं इसके, यहाँ पे क्या लिखा है, लाउशिए कुछ लोग लेवासिए भी पढ़ते हैं इसको, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है हिंदी में, ठीक है। तो ये नियम क्या है, यही देख लेते हैं हम, समझ लेते हैं हम। इस नियम के अनुसार है क्या, जो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम का जो मास होता है, या किसी रिएक्शन का जो मास होता है, जो रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होगा, जो भी मास भाग लेगा, जो प्रोडक्ट में बनेगा मास, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास, जो रिएक्शन में भाग लेंगे रिएक्टेंट अभिकारक जो भाग लेंगे, जो उत्पाद बनेगा अभिक्रिया में, उन दोनों का मास क्या होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, समझे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट, इन दोनों का मास क्या होगा, क्या होगा बेटा जी, इक्वल होगा, बराबर होगा। हालांकि ये बहुत पहले की बातें हैं, बहुत पहले उतनी ज़्यादा खोजें नहीं हुई थी, है ना, 2-2.5 साल पहले की बातें हैं। तो अब बहुत, इनमें बहुत सारे संशोधन भी हैं, हाँ, पर सिलेबस में है तो पढ़ना है। अब बहुत सारा मास हो सकता है कम भी आ जाए, कुछ मास ऊर्जा बन के उड़ निकल जाए, है ना, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में निकल जाता है, तो प्रोडक्ट का मास कम भी हो सकता है, इसका ज़्यादा हो सकता है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो है यही, लेकिन ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ना तो पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया, जैसे एनर्जी वाला लॉ होता है जैसे, ठीक है। चलो, अब उदाहरण क्या लेंगे, जितनी जैसे बर्फ़ ली जाती है वो द्रव में बदलती है तो उतना ही जल रहता है, जैसे आपने जितनी बर्फ़ ली उतना ही द्रव बनेगा, उतना ही जल बनेगा, समझे बेटा। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इससे सिद्ध करना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है, इसे सिद्ध करना है। इसे देख लेते हैं, फिर हम बाद लेक्चर फिनिश करते हैं। जैसे 5.85 ग्राम NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए कि 14
8.35 ग्राम AgCl व 8.5 ग्राम NaNO3 प्राप्त हो सके यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य हो। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण को नियम के आधार पर इसे सॉल्व करना है। देखो कितने ग्राम AgNO3 का ग्राम पूछता है, इसलिए इसका क्या मान लिया, x ग्राम मिलाया जाएगा। ये इतना ग्राम दिया है क्वेश्चन में, इतना ग्राम ये है बनता है, इतना दिया है, ये बनता है इतना ग्राम, इतना दिया है। बात समझ में? इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? यही तो है। ये देखो वही किए, इन दोनों का मास जोड़ लिए जो अभिकारक थे, उत्पाद का जो मास था, द्रव्यमान था, उसको जोड़ लिए x का मान निकालने के लिए इन दोनों से इसको क्या करिए, इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया, बराबर की इधर आया, तो बस इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दिए तो कितना आया, 17 ग्राम। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप इतना समझिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है बच्चों, इस वीडियो को दोबारा देखिए, इतना समझिए, इसे रिवाइज कीजिए, इसे कॉपी में लिखिए, हमारे पास भेजिए और बच्चों को बताइए। और वो एक बात और बच्चों, कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता हो क्लास में, तो जैसे विद्यालय में एडमिशन लेना हो या क्लास में कोई भी पढ़ना चाहता हो, तो उसका व्हाट्सअप नंबर लाइए। कोई भी आपकी जान पहचान को, आप रिलेशन का हो, आपके गाँव का हो, आपके घर का हो, कोई भी हो, उसका व्हाट्सअप नंबर भेजिए हमारे पास, हम उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वो भी पढ़ सकता है। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सा भी हो। इसमें 10th का एग्ज़ाम दिया है, 11th में है, वो 9 से 12 तक कहीं के, ठीक है, 9वीं में 11वीं में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका व्हाट्सअप नंबर भेजिए हमारे पास, हम उसे ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो ऑल द बेस्ट।